ये मोदी है, उसी भाषा में जवाब देना जानता है। नमस्कार, तालठोक के स्पेशल एडिशन देख रहे हैं आप। मैं हूं सचिन। 3 दिन पहले हंदवाड़ा में कर्नल समेत 5 जवानों की शहादत का बदला अब कश्मीर को आतंक मुक्त कराने के साथ हुआ होगा। जी हां, भारतीय सेना ने इसके लिए बाकायदा अभियान शुरू कर दिया है। हंदवाड़ा मुठभेड़ के दौरान ही लश्कर के टॉप कमांडर समेत 2 आतंकियों को सेना ने मार गिराया था और उसी अभियान में आज सेना की गोलियों के निशाने पर आया हिजबुल का टॉप कमांडर रियाज नाइक। पिछले 3 दिनों में सेना ने 6 आतंकियों को उनके असली ठिकाने तक पहुंचा दिया है और हिजबुल और लश्कर दोनों ही आतंकी संगठनों के खिलाफ एक साथ न्याय किया है। सेना का यह विजय अभियान बता रहा है कि अब आतंक मुक्त होने वाला है कश्मीर। तो ऐसे में तालठोक के स्पेशल एडिशन में आज की बड़ी बहस इन सवालों के साथ कि सेना की जय, आतंकवाद की 13वीं तय। दूसरा, कूटनीति नहीं, आतंक की कब्र खोदो नीति से ही अब इसका इलाज होगा और सेना का सबसे बड़ा ये रण है आतंक मुक्त कश्मीर का ये आखिरी चरण है। हमारे साथ जफर इस्लाम हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, कर्नल रिटायर्ड वीएन थापर हैं, रक्षा विशेषज्ञ, अमित रैना है, कश्मीरी एक्टिविस्ट, हमारे साथ याना मीरचंदानी है, कश्मीरी एक्टिविस्ट, राजनीतिक विशेषज्ञ, साथ ही साथ हमारे साथ इफ्रा जान है, कश्मीरी एक्टिविस्ट। सबसे पहले कर्नल थापर, मैं आपसे शुरू करूं, लेकिन उससे पहले लगातार कहा जा रहा था कि सरकार इसके ऊपर बोल कुछ नहीं रही है, लेकिन सरकार की तरफ से भी कहा गया था कि हां, बदला सेना को लेना और सेना बदला लेती है। सबसे पहले मैं एक साउंड बाइट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुनवाना चाहता हूं, फिर उसके बाद चर्चा की शुरुआत करता हूं। जब कोई टेररिज्म एक्सपोर्ट करने का उद्योग बना करके बैठा हो, मेरे देश के निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया जाता हो, युद्ध लड़ने की ताकत नहीं है, पीठ पर वार करने के प्रयास होते हो, तो ये मोदी है, उसी भाषा में जवाब देना जानता है। तो ये 18 अप्रैल को जिस वक्त सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उसके बाद नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मोदी है, उसी भाषा में जवाब देना जानता है, सेना को खुली छूट दी हुई है और उसके बाद जब जब किसी ने हिमाकत की है, पाकिस्तान ने जब भी हिमाकत की है, उसका बदला लिया गया है। कर्नल थापर, यू मस्ट बी रियली हैप्पी, जिस तरीके से मस्ट बी रियली प्राउड, क्योंकि हमारी सेना हमेशा गर्व करवाती रही है। मैं तभी कह रहा हूं कि कश्मीर में आतंक मुक्त कश्मीर का यह आखिरी चरण है और आज उसकी एक किश्त हमने भिजवा दी रियाज नाइको की शक्ल में। बहुत सही कहा आपने कि ये आखिरी मुहिम है हमारी और आज सुबह एक बड़ा सक्सेस मिला है भारतीय सेना को और जेएनके पुलिस को, जो सीआरपीएफ मिला के जो फोर्स गया था, और रियाज निकू जो कि एक बड़ा भारी आतंकवादी बन गया था और जिसने अपने आप का फैशनेबल नाम रखा था मोहम्मद बिन कासिम, वो 32 वर्ष की आयु में मारा गया है और एक बड़ा खतरा जो है वो ख़त्म हो गया है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें एकदम कॉम्प्लिसेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक हमारे लिए एक बड़ा आतंकवादी या छोटा आतंकवादी है और उसको ख़त्म करना हमारे लिए ज़रूरी है। मैं ये मानने को तैयार हूँ कि इसके सिर पे 12 लाख रुपए का इनाम था, लेकिन जिस प्रोफेशनल तरीके से सेना ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है वो बहुत सराहनीय है।
कि बिल्कुल उन्होंने दिखा दिया कि एक अच्छा ऑपरेशन कैसे किया जाता है, क्योंकि एक भी कोलैटरल डैमेज नहीं हुआ और कोई भी सिविलियन उसकी मदद के लिए नहीं आया, ना ही उसको किसी तरह की पनाह दी गई, ना ही उसको वहां से एस्केप करने का मौका दिया गया। हमारे जो पहले संडे को 5 शहीद हो गए ब्रेव हार्ट्स, वो सिर्फ कश्मीरियों को बचाने की चेष्टा में मारे गए। एग्जैक्टली। अगर वो उनको बचाने की कोशिश ना करते, जो कि हमारा एक मेन कंसर्न है कि किसी भी सिविलियन को चोट नहीं लगनी चाहिए, कोई डैमेज नहीं होना चाहिए, उसी चेष्टा में वो 5 मारे गए। इसके बारे में कश्मीरियों को सोचना चाहिए कि ये क्या है। अब ये जो मैं इसी कमेंट से अच्छा बड़ा पढ़ा लिखा हुआ पर मैं इसी कमेंट से आगे बढ़ाता हूं, और कहीं ना कहीं ये बताता है इफराजान की आम कश्मीरी चाहता क्या है। वो आतंक मुक्त कश्मीर ही चाहता है, और आज उसने ये प्रूव भी कर दिया। भले एक नायकू हो, 2 हो, 10 हो, 100 हो, उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। कश्मीर तो आतंक मुक्त बनेगा ही बनेगा। देखिए सचिन जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आप बोलिए इफ्रा जी। देखिए सचिन जी, पहली बात तो ये है, बिल्कुल अगर कोई भी एक कंट्री, सॉवरेन कंट्री में एक गन उठाता है, उसको मारा जाता है, चाहे ये पाकिस्तान में हो, अमेरिका में हो, इंडिया में हो। रियाज नायकू ने अपनी तकदीर उसी दिन लिख दी थी जिस दिन उसने गन उठाया था। तो हमको पता ही था आज ना कल ये मरना था। एक एवरेज मिलिटेंट की उम्र जो है वो करीबन 6 मंथ्स यानी 6 महीने की होती है। लेकिन सचिन जी, आज जब सब जश्न मना रहे हैं, खुश हो रहे हैं, मैं सवाल ये करती हूँ कि 30 साल से हम एक दिन जश्न मनाते हैं, एक दिन दुख मनाते हैं, एक दिन जश्न मनाते हैं, एक दिन दुख मनाते हैं। कश्मीर बर्बाद हो चुका है, यहाँ रोज रोज आग लगी होती है, रोज रोज एनकाउंटर कश्मीर बर्बाद हो चुका है। यहाँ के किसने कहा? अगर कश्मीर बर्बाद हो चुका होता, इफ्रा, आई एम सॉरी टू से, अगर कश्मीर बर्बाद हो चुका होता तो आज वहां रियाज नायकू को पनाह देने के लिए लोग आते, आज वहां पर पत्थरबाजी होती। वह एक कश्मीरी नहीं था, उस एक कश्मीरी वहां पर नहीं था। उस रियाज नायकू को बचाने के लिए, जो कि आम कश्मीरियों को ढाल बनाता था, जिसकी सच्चाई ये है याना मीरचंदानी, जो आम कश्मीरियों को ढाल बना करके 2-2, 3-3 दिन तक छिपता रहता था, और कहीं ना कहीं घर वालों के मिलने के बहाने आम कश्मीरियों को आगे करके अपनी जान बचाता था, उस एक टेररिस्ट का खात्मा हुआ है। यह आम कश्मीरी जानता है, याना मीरचंदानी। देखिए, जो इफ्रा कह रही है बर्बाद हो चुका है, मैंने वैसे पहले भी कई डिबेट्स में ये बात कही है, ओपनली कही है कि आज कश्मीर में मिलिटेंट्स कम है। एक सेकेंड इफ्रा, मैंने आपका काउंटरिंग शुरू भी नहीं किया अभी। मैंने ये कई बार कहा है पहले भी कि कश्मीर में आज की तारीख में मिलिटेंट्स कम है, मुखबिर ज्यादा है। इसका स्ट्रेट अवे मतलब क्या होता है कि कश्मीरियों का मन अब नेशनलिस्ट हो चुका है एंड वो हिंदुस्तान की तरफदारी करने लगे हैं। और जो थोड़े बहुत कश्मीरी भी हैं जिनकी वजह से इन मिलिटेंट्स को एक प्रोत्साहन मिलता है, उनको लगता है कि वो कोई आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो जो थोड़े बहुत 8% कश्मीरी बचे होंगे, मैं उनको भी एक पैगाम पहुंचाना चाहती हूँ कि ये सो कॉल्ड आजादी जो है ना, इसको मिलने के बाद भी क्या होगा? आपको क्या लगता है कि कश्मीर आजाद होने के बाद उसको क्या मिलेगा? मिलिटेंट्स फिर भी होंगे, हम होस्टेजेस फिर भी बनेंगे, मिलिटेंट्स होस्टेजेस को पकड़ेंगे और इस बार वो कहेंगे कि कश्मीर को पाकिस्तान के हवाले कर दो, और तब कोई इंडियन आर्मी नहीं होगी बचाने के लिए। ये बात याद रखना। मैं उन 8% कश्मीरियों को बोल रही हूँ जिनको लगता है कि ये कोई आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही है। माहौर परवेज जैसे लोग जो आकर इन अनग्रेटफुली कहते हैं, इस तरह के स्टेटमेंट्स कहते हैं कि जो शहीद हुए हैं वो वॉर क्रिमिनल्स थे, ये मैं पैगाम उन जैसे लोगों तक पहुंचा रही हूँ कि उनकी नफरत की वजह से आज हमें हमारे शहीदों को खोना पड़ रहा है। उनकी भी फैमिलीज हैं, उनके भी बच्चे हैं, उनकी भी बीवियां हैं, वो भी इंसान हैं। उनकी आज मौत की जिम्मेदार है इन 8% कश्मीरियों की नफरत। और मैं इन 8% कश्मीरियों को कह रही हूं कि आजादी का मतलब आजादी नहीं है, आजादी का मतलब बेड़ियां है जो पाकिस्तान हमारे पैरों पे लगा देगा अगर इंडियन आर्मी वहां नहीं होती हमें बचाने के लिए। तो ये ग्रैटिट्यूड जरूरी है जो इनको समझना चाहिए। और दूसरी बात, आम कश्मीरी तो समझता है ना,
और ये आम कश्मीरी समझता है। और मैं तो कह रही हूँ, नहीं एग्जैक्टली मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि याना आप कह रही हैं, और मैं तभी तो कह रहा हूँ ना कि आम कश्मीरी तो इस चीज को समझता। अगर ना समझता होता, इफ्रा इस पर आपको काउंटर करना चाहती, 30 सेकंड दूंगा इफ्रा, उसके बाद आता हूं जफर इस्लाम आपके पास। अगर ना समझता होता आम कश्मीरी तो कर्नल आशुतोष शर्मा को 3 दिन नहीं लगते उस हंदवाड़ा के एनकाउंटर को निपटाने में, क्योंकि वहां एक एक कश्मीरी की वो इंश्योर कर रहे थे कि एक एक कश्मीरी की जान वहां पर बच जाए। उन्होंने अपनी जान दे दी, अपनी शहादत दे दी, कश्मीरियों की जान बचा ली, और आज भी यही हुआ है। जी, मैं आपको पहले बता दूं कि अगर आप देखें 1990 से अभी तक हम यही देखते आ रहे हैं, एक एनकाउंटर होता है, कॉर्डन होता है, गोलियां बरसती हैं, मकान गिराए जाते हैं, लोग मरते हैं, हर तरफ से वायलेंस होता है, लेकिन कोई हम लोगों को सिंपैथेटिक नजर से नहीं देखता है। हम लोगों को कल या इस साइड से या उस साइड से सिंपैथाइजर देखा जा रहा है। किसी दिन हम लोगों को काहे की सिंपैथी, आतंकियों के लिए काहे की सिंपैथी? आतंकियों के लिए सिंपैथी तो कश्मीरी नहीं रखता। तो कौन है? मैं आतंकी हूं या तो आपको सिंपैथी की क्या जरूरत है? मैं ये कह रहा हूं ना, आपको सिंपैथी की क्या जरूरत है भैया? आपको सिंपैथी की क्या जरूरत है? एक आदमी आपको मारने आया, आपकी रक्षा के लिए जफर इस्लाम, वहां पर सरकार है आपकी रक्षा के लिए, वहां पर अगर आर्मी बैठी है और आर्मी ने उस आतंकी का काम तमाम कर दिया तो आम कश्मीरी तो खुश होगा ना, तो उसको विक्टिम बनने की क्या जरूरत है? जफर इस्लाम, फिर उसके बाद मैं आता हूं अमित रैना। एक सेकंड इफ्रा, अपन बात पूरी कीजिएगा उसके बाद। आज पूरे सुरक्षा बल को आप सुरक्षा बल बधाई का पात्र है। उन्होंने एक बहुत अच्छा काम जो है अंजाम दिया है, और उसको उनके जितने भी बधाई दी जाए कम है, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि बगल में जो हमारा दुश्मन मुल्क पाकिस्तान है उसमें बौखलाहट जरूर होगी, इसलिए कि ये हिजबुल मुजाहिदीन को वो अब कहीं ना कहीं अपने एजेंडा के तौर पे इस्तेमाल करता है, कश्मीरी मिलिटेंट्स को अपने एजेंडा के तौर पे इस्तेमाल करता है। आज उसके सरगना जो यहाँ पर है उनका खात्मा जितना होगा और देश के लिए, देश के हित में उतना ही फायदा है। साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो कश्मीर के लोग हैं, अब कश्मीर के लोग जो कह रहे थे, हमारी कोई बहन कह रही थी कि कश्मीर के लोग ज्यादा मुखबरी करते हैं, ये हकीकत है। कश्मीरी परेशान है इन आतंकवादियों से, बहुत कम परसेंटेज होगा, 8% भी नहीं मानता हूं मैं, मेरे ख्याल से 2-3% अब ऐसे बचे हैं लोग जो इनके बारे में कहीं सहानुभूति रखते हैं, बल्कि ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो इनसे डरते हैं और डरने के बाद इनके तब भी सपोर्ट नहीं करते हैं। पहले डर के सपोर्ट करते थे, अब डर के भी सपोर्ट नहीं करते। आज इसका खात्मा जिस तरह से हुआ उस बात को दर्शाता है कि कश्मीर बदल चुका है। 2014 से पहले वाला कश्मीर अब नहीं है, और वहां कश्मीरी भी समझ चुके हैं, जो जिसकी तादाद 97-98% है, जो देश के साथ रहना चाहता है, देश के साथ जुड़ के रहना चाहता है, मेन स्ट्रीम का पार्ट होना चाहता है, प्रधानमंत्री के आह्वान के साथ देना चाहता है, वो आज वो उस चीज को दर्शाया भी, जिस तरह से रियाज जैसे आतंकवादियों को कोई सपोर्ट नहीं मिला किसी तरह का भी वहां पर। मैं और एक बात कहना चाहता हूं, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी देखिए सचिन जी, आपने भी कई ऐसे प्रोग्राम किए, देखा होगा, आप तो बहुत कवर करते हैं, लेकिन मैंने इसके बारे में कई बार देखा है कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान यहाँ के कश्मीरी जो आतंकवादी है उनको कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट करता है कि एक वहां पर लोकल मिलिटेंट्स है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सरगना पाकिस्तान में बैठे, उन सरगना के इशारे पर ये काम करते हैं, इसलिए पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ा झटका है। इसलिए मैं पूरे तौर से जफर इस्लाम अगर झटका ना होता अमित रैना, उसी वक्त ही ये जो है खिसियाहट नहीं नजर आती। इमरान खान जो ट्वीट करते हैं, जो कहते हैं देखिए वहां प्रोपेगेंडा चल रहा है, वहां पर आम कश्मीरी को मारा जा रहा है, यानी कि कोइंसिडेंटल तो नहीं हो सकता ना। जो कोरोना काल में भी बाज नहीं आता, यहां पर आम कश्मीरियों को मारने पर तुला हुआ है, उसकी खिसियाहट तो साफ नजर आती है। लेकिन सेना ने साफ कर दिया, 0 टॉलरेंस, आप 1 भेजोगे हम 10 मारेंगे। देखिए, रियाज नाइकू का मारना आज सिर्फ सेना ने अपना बदला नहीं लिया। 2018 में रियाज नाइकू ने कुछ पुलिस वालों को और उनकी फैमिली वालों को अगवा किया था, उसमें से कुछ को मारा भी था। जब लॉकडाउन हुआ था कश्मीर में, तो पुलवामा में 65 साल के एक बुजुर्ग को, जिसने अपनी दुकान खोलनी चाहिए अगस्त 5 के 370 हटने के बाद, जब हिजबुल मुजाहिदीन ने लॉकडाउन किया, सरकार ने नहीं किया, उसने अपनी दुकान खोलनी चाहिए तो उसे मारा। तो मुझे लगता है आज उन सब फैमिलीज को जिनके साथ हिजबुल के इस कमांडर ने जाति करी, जिन लोगों एक आम नागरिकों को मारा, एक आम कश्मीरी, एक आम भारतीयों को मारा। हम क्यों कहते हैं बार बार कि 5 कश्मीरियों को बचाया? 5 कश्मीरियों को नहीं बचाया फौज ने, 5 भारतीयों को बचाया फौज ने। और जो भारतीय मारे गए हैं कश्मीर में, उनका बदला आज शुरू हुआ है। मैं ये नहीं कहूंगा कि हमें कोई बड़ी सफलता मिली है, क्योंकि अभी ये युद्ध लंबा है, और ये सफलता तभी मिलेगी जब हम पाकिस्तान में बैठे सोर्स को ही खत्म करेंगे। जहां से ये गंदा पानी नाला बह रहा है, उसको ढकना बहुत जरूरी है। और आज मुझे लगता है कि बहुत
खुशी की खबर है। साथ साथ ये भी खबरें आ रही है, अभी तक कंफर्म नहीं हुई है, कि जो अशरफ सहराई हैं उनके साहबजादे जुनैद भी मारा जा चुका है इनके साथ, उसकी कंफर्मेशन अभी पेंडिंग है। तो हुर्रियत के चीफ का बेटा भी मारा जा चुका है और हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर भी। तो और ये सफाई अभी और शुरू होनी है। मगर सबसे कमाल की बात है, 377 हटने के बाद इफ्रा जैसे लोग भी आज राष्ट्रवादी हो गए हैं। जो पहले बुरहान वानी को, अफजल गुरु को शहीद मानते थे, आज कम से कम ये तो कहते हैं कि जो बंदूक उठाएगा देश के खिलाफ वो मारा जाएगा। तो अपने लोगों को मारने वाला शहीद कैसे हो सकता है? क्यों इफ्रा? अपने ही लोगों को मारने वाला शहीद थोड़ा ना हो सकता है। जो अपने ही लोगों को मारे, आम कश्मीरियों को अगवा करे, और कितने ऐसे इनोसेंट कश्मीरियों के खून से रंगा था ये रियाज नाइकू, जो अपने ही लोगों के खिलाफ बंदूक उठा ले, वो तो टेररिस्ट हुआ ना। पहले तो अमित रैना जी जो थे काफी डिबेट्स में मेरे साथ रहे थे। जब 370 हटा था तो हर डिबेट में बोलते थे एक बार 370 हट गया टेररिज्म खत्म हो जाएगा। आज वही तो हो रहा है। आपको शक है क्या? इफ्रा जान, मैंने झूठ ना बोलिए, मैंने हमेशा बोला है ये पैदावार 370 की है और इसको हटाने में समय लगेगा। जब तक आपके जैसे मानसिकता वाले लोग जो लिबरल टेररिस्ट हैं, कलम के टेररिस्ट हैं, जब तक वो भी रहेंगे तब तक ये टेररिज्म खत्म नहीं होगा। टेररिज्म सिर्फ बंदूक से नहीं होता है, कलम से भी होता है, जो आप जैसे लोग चलाते हैं। सचिन, आप लोग उस टाइम झूठ क्यों बोल रहे थे? हम क्लिपिंग निकाल लीजिए। तो खुश होना चाहिए ना फिर आपको, जब आप ये कह रही हैं। इफ्रा, एक सेकंड, कर्नल थापर आना चाहते हैं बीच में। कर्नल थापर, देखिए अब स्काइप से, इफ्रा स्काइप से क्योंकि बात हो रही है, अमित रैना क्योंकि स्काइप से बात हो रही है, इस कारण से जब ओवरलैपिंग होती है तो आवाज नहीं आती है। कर्नल थापर कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं, फिर उसके बाद मैं इफ्रा, अमित रैना दोनों आपके पास आता हूं, फिर याना मीरचंदानी। बोलिए कर्नल थापर। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूं कि एक आम कश्मीरी जो है वो अपने आम जीवन व्यतीत करना मांगता है। वो चाहता है मैं अपनी खेती करूं, मैं अपने बच्चों को स्कूल भेजूं, मैं कुछ धंधा करूं, कुछ और काम करूं और अपने जीवन में कुछ तरक्की करूं। लेकिन ये लोग जो हैं बंदूक की नोक पर उनको ये सब करने के लिए मजबूर करते हैं। कैसे हो सकता है? कोई ऐसा आदमी है जो नहीं चाहता कि उसका बच्चा पढ़े लिखे और तरक्की करे? तो ये सब गलत बातें हैं। दूसरी बात मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं, जो कुछ किसी ने जिक्र किया कि बदला ले लिया गया, कोई बदला नहीं लिया गया। हम बदले की भावना से काम नहीं करते हैं। हम तो वहां पे एक टास्क कर रहे हैं। जिसने बंदूक उठाई, जिसने राइफल उठाई सेना के अगेंस्ट या देश के अगेंस्ट, उसको मारना हमारा कर्तव्य है, हम वो करते रहेंगे। कोई बदला नहीं है। बदला तो वहां पे लिया जाता है, आप देखिए बलूचिस्तान में बदला लिया जाता है, या नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में बदला लिया जाता है। यहाँ पे कोई बदले की भावना से नहीं करता। हमको पूरी सिंपैथी है, हमको पूरा प्यार है और हम नहीं चाहते कि खून खराबा हो। लेकिन अगर किसी ने बंदूक उठाई तो उसको मरना ही पड़ेगा। बिल्कुल। याना मीरचंदानी, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि हमने रियाज नाइकू को या उन आतंकियों को मारा नहीं है, बल्कि सैकड़ों ऐसे कश्मीरियों की जान बचाई है जो इनके हत्थे चढ़ सकते थे, जिनको ये निशाना बना सकते थे। और यही रियाज नाइकू जैसे टेररिस्ट करते रहे हैं कश्मीर में। बिल्कुल। बहुत सारे इनोसेंट घरों में, इनोसेंट लोगों के घरों में घुस के ये गन डाउन करते थे इनोसेंट सिविलियंस को, सिर्फ शक के बेसिस पे कि ये इंडिया को सपोर्ट करते हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे, ये गद्दार हैं कश्मीर के। इस तरह के कलंक लगा के लोगों को मारते थे ये लोग। कोई इनसे बचता नहीं था, ना सिविलियंस। और हमारी आर्मी के कितने शहीद हुए। और मैं कह देना चाहती हूँ लोगों को जो कहते हैं कि कोई हमें सिंपैथी की नजर से नहीं देखता। 450 करोड़ दिए गए हैं सद्भावना ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिसमें वुमेन्स एम्पावरमेंट से लेके मेडिकल एड से लेकर एजुकेशनल प्रोग्राम से लेकर हर चीज ऑर्गेनाइज किया जाता है, ताकि आर्मी और अवाम के बीच का जो बंधन है वो स्ट्रॉन्ग किया जाए। और ये इसलिए ये इनिशिएटिव लिया गया है क्योंकि आर्मी को सिंपैथी है। और कौन सिंपैथी की बात कर रहा है? अगर सिंपैथी नहीं होती तो उनकी जानें बचाने के लिए अपनी जान गंवाती क्या आर्मी? तो ये इस तरह के स्टेटमेंट्स दे के और प्रोत्साहन करना, 370 के हटने के बाद टेररिज्म खत्म हो जाएगा, खत्म तो हो रहा है ना। जो कमांडर था जिसने बुरहान वानी के बाद ये गद्दी संभाली थी, वो तो खत्म हो गया आज। हुर्रियत तो मेन ऑर्गेनाइजेशन था जो हम पाकिस्तानी है कहते थे। हाँ, हम पाकिस्तानी है, पाकिस्तान हमारा है। उनका मेन जो उनका वारिस है वो खत्म हो गया। ये फिर भी कह रही है कि टेररिज्म खत्म नहीं हो रहा।
जब जाहिर सी बात है तो मैं जी ठीक है, बोलिए। जी याना जी, आपने बहुत सारी बातें बोली। अब मुझे खुल के जवाब देने दीजिए बिना टोक के। पहले 370 हटने को ऑलमोस्ट 1 साल होने को आ गया है। आप हर बार बोलते हैं, जैसे सुशील जी, अमित रैना जी ने भी अभी बोला, ये लड़ाई अभी लड़नी है, यानी लंबी चलेगी, यानी ये चलता रहेगा। एट द सेम टाइम याना जी बोलती है भाई ये तो खत्म हो गया। भाई या तो खत्म हो गया या तो चलता रहेगा। हमने पहले ही कहा था कि 370 हटाने से कुछ नहीं होगा। 370 और देखिए इफ्रा एक चीज तो है ना, इफ्रा एक सेकंड 70 साल से चल रहा था, तब आप कुछ नहीं बोले। इफ्रा एक सेकंड कीमोथेरेपी का इंजेक्शन नहीं लगता है तब तक कैंसर जाता नहीं है। एक ही इंजेक्शन में कैंसर ठीक नहीं होता है। 370 वो पहला इंजेक्शन था, अभी बहुत इंजेक्शन लगेंगे। मैं आपके दर्द को समझ रहा हूँ। रियाज नाइकू का जो मारा जाना, आपके दर्द हो रहा है वो मैं समझ रहा हूँ आपका दर्द। मगर ये आप लिखवा के ले लीजिए, अगर ये लंबी लड़ाई है और इस लड़ाई में अगर एक सेकंड बोलना चाहूंगा, लड़ाई में मुझे नहीं लगता कि अब लंबी लड़ाई है, मुझे लगता है कि लगभग खत्म ही हो गया। आप भी जानती है ना, बिल्कुल लास्ट लेग में। लेकिन एक चीज तो क्लियर है, ठीक है, लास्ट कमेंट जफर इस्लाम, लेकिन एक चीज तो इफ्रा क्लियर है, इफ्रा एक चीज क्लियर है, अगर 370 के बाद और 35 के बाद भी अगर पाकिस्तान किसी मुगालते में था और अब भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट अगर ये कहती है कि 250 आतंकी कश्मीर में मौजूद हैं, जिसमें से 100 से ज्यादा पाकिस्तान ने इन्फिल्ट्रेट कराए हैं, तो पाकिस्तान जानता है वो 1 भेजेगा, वो 100 भेजेगा, सबका अंजाम रियाज नाइकू की तरह ही होगा। क्योंकि जिस चीज का जिक्र मैंने सरकार का और जिस स्ट्रेटजी का जिक्र मैंने किया, वो साफ सब नजर आता है कि आतंकियों का नजर तो यही होगा। जफर इस्लाम, लास्ट कमेंट। देखिए, मैं लास्ट में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, हमारी बहन इफ्रा जो है वहां पर, उनको समझना चाहिए कि जो देश के खिलाफ खड़ा रहेगा या जिसकी मानसिकता ऐसी होगी कि हम पाकिस्तान के प्रति उनकी सहानुभूति होगी या किसी और मुल्क के, उसको ये दिन देखना ही पड़ेगा। ये बात आप मान के चलिए। हाँ, हमने जब 370 हटाया, 35A हटाया, तो उसके बाद हमने बहुत सारी चीजें वहां पर की है। और आज भी देखिए, अगर आपने देखा होगा बजट इस बार का, तो बहुत बड़ा एलोकेशन किया है कश्मीर के डेवलपमेंट के लिए। कश्मीर में क्या चाहिए? नौकरियां चाहिए कि हम नौकरी देना चाह रहे हैं। आपको बंदूक उठाने वालों को हम सिर्फ मौत दे सकते हैं, लेकिन जो चाहता है कश्मीर में देश के साथ जुड़ के और मेन स्ट्रीम में काम करना चाहता है, हम उनको नौकरियां देंगे, हम उनके लिए सारे साधन मौजूद कराएंगे। और वो इसका ऐलान जो है सरकार ने ऑलरेडी अपने बजट में कह दिया है। तो अब आपको सिर्फ इतना ही है कि जो 2-3% लोग हैं, उनको आप समझाने की कोशिश कीजिए कि देश के साथ बाकी सूबे में जिस तरह से लोग रहते हैं, देश के हित में काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं और देश का नाम ऊपर करने की काम करते हैं, ना कि पड़ोसी मिल के इशारे पे नाचते हैं। जो पड़ोसी मिल के इशारे पे डांस करेगा, उसके लिए मौत बिल्कुल लिखी है, जैसा सचिन भाई कह रहे थे। और इसको लोगों को समझ जाना चाहिए। ठीक है, अमित रैना, लास्ट 30 सेकंड्स। मुगालता नहीं होना चाहिए ना किसी को भी, और ये आम कश्मीरी भी बहुत अच्छे से जानता है, क्योंकि 370 घाटना, 35 से घाटना, और उसके बाद नॉर्मलसी, और उसके बाद पाकिस्तान का बौखलाना, जैसा आप बताता है ना। लास्ट 30 सेकंड सर। बिल्कुल, देखिए, अगस्त 5 को जब अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में स्पीच दी थी, तो उन्होंने साफ कहा था कश्मीर में जो भारत के साथ है, जो भारतीय है, हम उसके साथ है, पूरा भारत स्टेट उसके साथ है, और हम हर तरह से उसके साथ है। जो आज सुरक्षा बलों का प्रयास रहा है, जो परसों हंदवाड़ा में सुरक्षा बलों का प्रयास रहा है, जो जम्मू कश्मीर पुलिस का प्रयास है, जो सीआरपीएफ का प्रयास रहा है, कि हर इनोसेंट कश्मीरी, हर इनोसेंट भारतीय जो टेररिज्म के साथ नहीं है, उसकी जान बचाई जाएगी, उसकी सुरक्षा की जाएगी, और उसको मेन स्ट्रीम में उसकी तरक्की का ख्याल रखा जाएगा। और यही प्रयास भारत सरकार का चल रहा है। बिल्कुल, और ये आम कश्मीरी भी बहुत अच्छे से जानता है। जैसा ही मैंने कहा कि हंदवाड़ा का एग्जाम्पल इससे पहले है, ये है मानवता का चेहरा कि आम कश्मीरी की जान सर्वोपरि है, जो कि बचाया जाता है। वहीं दूसरी तरफ आज ये पाकिस्तान को संदेश भी आता है कि शहादत का बदला सेना लेना जानती है, और आप भले एक हिमाकत करोगे, उसका बदला लगातार उसी तरीके से लिया जाएगा। और इमरान खान का ये ट्वीट, किसी आने वाला ट्वीट जो है, वो साफ नजर भी आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। एक छोटा सा ब्रेक करना चाहता हूं। प्रायोजक नोवा शुद्ध घी खाएं, अपने परिवार की इम्यूनिटी बढ़ाएं।